नमस्कार। आज हमारे पास एक दस्तावेज है अमेरिकी राजनीति और सरकार पर। हम अक्सर सुनते हैं ना, शक्तियों का पृथक्करण या फिर नियंत्रण और संतुलन। तो आज चलिए इस दस्तावेज को देखते हैं और समझते हैं कि ये अमेरिकी व्यवस्था मतलब असल में काम कैसे करती है। इसकी सबसे जरूरी पहलू क्या हैं। शुरू करते हैं 3 मुख्य शाखाओं से। कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, फिर विधायी लेजिस्लेटिव और न्यायिक जुडिशल। कार्यकारी शाखा का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। और उनका प्रशासन। इनका काम है कानूनों को लागू करना। हाँ, और राष्ट्रपति सिर्फ कानून लागू नहीं करते, वो सेना के कमांडर इन चीफ भी हैं और विदेशों से संधियां भी करते हैं। काफी शक्तियां हैं। बिल्कुल। फिर आती है विधायी शाखा, मतलब कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस जिसमें 2 हिस्से हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेट में हर राज्य से 2 सदस्य 6 साल के लिए, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आबादी के हिसाब से कुल 435 सदस्य, और वो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, और इनका काम है कानून बनाना। कानून बनाना, हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं, ये राष्ट्रपति की कई जरूरी नियुक्तियों को मंजूरी भी देते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री या जज। हाँ। और हाँ, देश का बजट भी यही कंट्रोल करते हैं। तो शक्ति का एक बड़ा केंद्र है ये। और तीसरी शाखा, न्यायिक शाखा। सुप्रीम कोर्ट इसकी अगुवाई करता है। सही कहा, सुप्रीम कोर्ट। इसमें 9 जज होते हैं। हाँ, और उनकी नियुक्ति पता है आजीवन होती है। आजीवन, सोचिए। अच्छा, तो इनका काम क्या है? इनका काम है कानूनों की व्याख्या करना और सबसे जरूरी ये देखना कि कोई कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। एक तरह से संविधान के गार्डियन। संविधान के गार्डियन। वाह। बिल्कुल। और यहीं पर वो नियंत्रण और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, वो कैसे काम करता है असल में? देखिए, ये तीनों शाखाएं एक दूसरे से अलग तो हैं, पर अकेली नहीं। जैसे सोचिए, कांग्रेस ने कानून बनाया, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसे वीटो कर सकते हैं, मतलब उस पर रोक लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कांग्रेस में 2/3 सदस्य चाहें तो वो राष्ट्रपति के वीटो को भी पलट सकते हैं, उसे ओवरराइड कर सकते हैं। अरे वाह, तो ये एक तरह का शक्ति संघर्ष चलता रहता है। हाँ, एक संतुलन बनाने के लिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का आता है? सुप्रीम कोर्ट भी इस खेल में बहुत अहम है। वो कांग्रेस या राष्ट्रपति किसी के भी कदम को, किसी भी कानून को असंवैधानिक बता के रद्द कर सकता है। मतलब वो अंपायर की तरह है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पक्का करता है कि कोई भी शाखा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। ये प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। इसमें काफी राजनीतिक खींचतान भी होती है, जैसा हमने इतिहास में कई बार देखा है। समझ गया। और ये पूरा सिस्टम एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र के अंदर काम करता है ना? मतलब लोग सीधे शासन नहीं करते, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। बिल्कुल। और यहाँ मुख्य तौर पर 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो थोड़ी मध्य वामपंथी मानी जाती है, और रिपब्लिकन पार्टी जो मध्य दक्षिणपंथी। और हर 4 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, और वो भी सीधे पॉपुलर वोट से नहीं चुने जाते, है ना? नहीं, वो इलेक्टोरल कॉलेज नाम की एक थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा प्रणाली से चुने जाते हैं। जीतने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं। और इस पूरी इमारत की नींव क्या है? अमेरिकी संविधान 1789 से लागू है, देश का सबसे बड़ा कानून। और इसमें वो बिल ऑफ राइट्स भी शामिल है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। पहले 10 संशोधन ये नागरिकों को बुनियादी अधिकार देते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, और साथ ही निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अधिकार भी। ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ये अमेरिकी समाज और राजनीति पर गहरा असर डालते हैं। और एक और चीज, कैसे संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बांटता है, ये भी दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। जैसे रक्षा या विदेश नीति ये केंद्र सरकार के पास है, तो शिक्षा या स्थानीय पुलिस का मामला वो राज्य सरकारें देखती हैं। इसे संघवाद कहते हैं शायद, फेडरलिज्म। सही, संघवाद। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और हाँ, नागरिकों की भूमिका भी बहुत अहम है इसमें। वोट देना, याचिका दायर करना, शांति से विरोध प्रदर्शन करना, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा है। और ये सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं है, अमेरिका की दुनिया में भी एक बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से। जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी NUN, या फिर नेटो जैसे सैन्य गठबंधन,
इनमें अमेरिका की सदस्यता वैश्विक राजनीति, व्यापार, कूटनीति सबको प्रभावित करती है। तो कुल मिलाकर जो हमारे स्रोत बताते हैं वो एक ऐसी जटिल व्यवस्था की तस्वीर है जिसे शक्तियों के संतुलन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर बनाया गया है। हाँ, और ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है, अपनी चुनौतियों और कह सकते हैं निरंतर विकास के साथ। बिल्कुल। और इस पूरी संरचना को देखते हुए, जो कि 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया और नई वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि 1789 के ये सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन वाले आज की जटिल